हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाया हूं अपने सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन की सेकंड वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया कीजिए। देखिए बच्चों, आज की इस सेकंड वीडियो में मैं आपको जिन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा वो हैं इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक हाइड्रोजन सेल और विद्युत रासायनिक श्रेणी। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी धातु छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोने पर, किसी धातु छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोने पर इलेक्ट्रोड व जलीय विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आप किसी धातु छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोएंगे तो इस धातु छड़ और इस विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इसकी जगह पर, किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवण विलयन में डुबोने पर धातु अंतरपृष्ठ के विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित होने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आप किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए ये आपके पास एक धातु की छड़ है और आपने इसको एक लवण विलयन में डुबो दिया। ये धातु छड़ है और ये इस धातु का लवण विलयन है और आपने इसको इसमें डुबो दिया। ठीक है, तो ये धातु छड़ इस विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी। धातु की इस प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। देखिए, इसका जो प्रतीक है वो E होता है, कैपिटल E, और इसकी जो इकाई है वो वोल्ट होती है। तो क्या आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा समझ में आ गई? ध्यान रखना, ये परिभाषा एग्जाम में आ जाती है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। परिभाषा को समझिए कि मानक परिस्थितियों, देखिए मानक परिस्थितियां कौन सी होती है। यदि आप तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस, दाब को 1 बार और सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर लेते हैं तो इनको मानक परिस्थितियां कहते हैं। अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, दाब 1 बार है
और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। तो इनको मानक परिस्थितियां कहेंगे और इन मानक परिस्थितियों में मापे गए इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया जाएगा। मानक परिस्थितियों में मापे गए इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, इसका जो प्रतीक है वो E नोट है। E के ऊपर आप एक 0 लगाकर रखेंगे, E नोट, और इसका मात्रक वोल्ट है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई अभी तक, एक इलेक्ट्रोड विभव की और दूसरी मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो क्या आपको यह समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार कितने होते हैं। देखिए बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। एक को हम नाम देंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक को हम नाम देंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। देखो बच्चों, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पर कोई अभिक्रिया होगी तो वो या तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो सकती है या वो अपचयन की अभिक्रिया हो सकती है। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक धातु है जिसने N इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन कर दिया और अपने आप को Mn पॉजिटिव आयन में परिवर्तित कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का मतलब ऑक्सीकरण। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप उस इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव नाम देंगे। और यदि अपचयन हो रहा है, देखिए, यदि हम इसी अभिक्रिया को विपरीत कर दें, अर्थात हमारे पास एक Mn पॉजिटिव आयन है, इसने N इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए और अपने आप को M सॉलिड में परिवर्तित कर लिया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्या होता है? अपचयन। तो यदि ये अभिक्रिया हो रही है तो आप इलेक्ट्रोड विभव को नाम देंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या आपको ये दोनों प्रकार समझ में आए? एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, यदि आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को एक प्रतीक के जरिए दिखाना चाहते हैं तो प्रतीक होगा E नोट M सॉलिड Mn पॉजिटिव एक्वस। देखिए, इस बात पर आपको ध्यान देना है, यदि मेटल धातु पहले आती है और धातु आयन बाद में आता है, धातु पहले आती है, धातु आयन बाद में आता है, तो ये पहचान है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की। ठीक है ना? और यदि आयन, धातु आयन पहले आता है और धातु बाद में आती है, तो ये पहचान है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की। देखो बच्चों, आपको इस बात को विशेष तौर पर समझना पड़ेगा। यदि हमने धातु आयन पहले दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है
कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, और अगर धातु पहले दी हुई है तो आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव हैं, ये अगर इनके संख्यात्मक मान की बात करें तो ये समान होती है। इनका जो संख्यात्मक मान है वो समान होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए गए हैं, अपचयन में उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो जो संख्यात्मक मान है वो तो सदैव समान होगा, लेकिन अगर आपको इनमें अंतर करना है तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमेशा बराबर होगा निगेटिव रिडक्शन विभव के। ई नॉट ऑक्सीडेशन हमेशा बराबर होगा निगेटिव रिडक्शन विभव के। तो क्या आपको यह बात समझ में आ गई? देखिए, अगर मैंने आपको किसी धातु का रिडक्शन विभव दिया हुआ है और उसका ऑक्सीकरण विभव मैंने पूछ लिया, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसका जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव उसको बदलना है, संख्यात्मक मान नहीं बदलेगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कॉपर धातु के लिए ई नॉट रिडक्शन का मान देता हूं प्लस 0.34 वोल्ट, और मैं आपसे ई नॉट ऑक्सीडेशन पूछ लेता हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो साइन है बस वो बदलना है, जो संख्यात्मक मान है वो चेंज नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेल विभव के बारे में, जिसको सेल पोटेंशियल भी कहते हैं या विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, पूर्ण रूप से आवेशित वोल्टीय सेल के कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से आवेशित, इसका मतलब क्या है कि सेल पूर्ण रूप से आवेशित है और हम उससे कोई भी कार्य नहीं ले रहे हैं। जो कुछ भी उसके पास आवेश है वो सारा का सारा उस सेल के पास ही है। तो यदि पूर्ण रूप से आवेशित कोई शेल है तो उसके कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर सेल विभव कहलाएगा। अर्थात ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना? देखिए, इसका जो प्रतीक है वो ई सेल होता है और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट ही है। जैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है ऐसा ही सेल पोटेंशियल का होता है। ठीक है ना? तो आपको सेल विभव समझ में आ गया। देखिए, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप सेल से कुछ कार्य ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने फैन चलाया हुआ है या आपने लाइट जलाई हुई है या आप उससे टीवी देख रहे हैं, तो सेल का जो पोटेंशियल है वो सारा का सारा सेल के पास नहीं होगा। उसमें से कुछ हिस्सा जो बाह्य परिपथ है उसमें गया हुआ होगा। तो यदि आप ऐसी स्थिति में
सेल विभव का मापन करते हैं तो उसको विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो बच्चों देखिए यहां पे दो टर्म आए, एक सेल विभव और एक विभवांतर। अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो इनमें कोई हम अंतर नहीं मानते, लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे तो इनमें अंतर है। सेल विभव तब होगा जब सारा का सारा पोटेंशियल सेल के पास ही है, सेल बाहर कोई पोटेंशियल नहीं दे रही है। और विभवांतर तब होगा जब सेल बाहर किसी परिपथ में अपना कुछ पोटेंशियल दे रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेल विभव है वो किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जबकि विभवांतर उस समय का मिनिमम, सबसे कम पोटेंशियल होगा। तो क्या आप ये बात ध्यान रखेंगे? तो चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? मानक सेल विभव की। अब हम बात करेंगे मानक सेल विभव की, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कह देते हैं। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसकी क्या परिभाषा है। मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि जो मानक परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ताप कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना होगा? 1 बार। और सांद्रता कितनी होगी? 1 मोल प्रति लीटर। तो यदि आप मानक परिस्थितियों में सेल विभव को मापते हैं तो इसको मानक सेल विभव कहेंगे। यदि आप मानक परिस्थितियों में सेल विभव को मापते हैं तो इसे मानक सेल विभव कहेंगे। अब सेल विभव क्या था? कैथोड में से हमने एनोड का विभव घटाया था। तो मानक सेल विभव क्या होगा? हम कैथोड के मानक विभव में से एनोड का मानक विभव घटा देंगे तो हमारे पास मानक सेल विभव आ जाएगा। इसका जो प्रतीक है वो ई नोट सेल है और इसका जो मात्रक है वो फिर वोल्ट है। तो क्या आपको मानक सेल विभव की परिभाषा समझ में आ गई? चलिए, अब हम आगे बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यदि आपके पास कोई एकल इलेक्ट्रोड है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, अकेला, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव मापना असंभव है। देखिए, यह आपसे प्रश्न भी हो सकता है कि यदि आपके पास कोई एकल इलेक्ट्रोड है तो उसका विभव मापन संभव क्यों नहीं है। तो देखिए, मैं यहां आपको बता दूं कि यदि आपके पास कोई एकल इलेक्ट्रोड है तो या तो उस पर ऑक्सीकरण होगा या उस पर अपचयन होगा, लेकिन पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। और पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया न होने के कारण ही हम किसी एकल इलेक्ट्रोड का विभव नहीं माप सकते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न हुआ कि एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापन क्यों संभव नहीं है,
तो आप इसके आंसर में क्या कहेंगे कि एकल इलेक्ट्रोड पर संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड विभव मापन संभव नहीं है। देखो बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि यदि मैं आपको कहूं कि आप अपना वेट करिए, अपना वजन तोलिए, लेकिन वजन तोलने के लिए ना तो आपके पास कोई वेट है, बाट आपके पास नहीं है, और ना ही आपके पास कोई स्केल है, तो क्या बिना बाट के आप अपना वजन नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। यदि आपको अपना वजन नापना है तो आपको क्या करना होगा? आपको तराजू के एक पलड़े में बाट रखने होंगे और दूसरी तरफ आपको खुद बैठना होगा, तभी तो ये संभव होगा ना। यानी आप जब अपना वजन बताएंगे तो आप हमेशा उसे 1 किलोग्राम के टर्म्स में बताएंगे कि भाई मेरा जो वजन है वो 70 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है। और यदि आपके पास किलोग्राम ना हो तो आप अपना वजन नहीं नाप सकते। तो इसी प्रकार किसी इलेक्ट्रोड का विभव मापने के लिए हमने संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाए। जैसे 1 किलोग्राम क्या है? वजन को नापने के लिए एक संदर्भ है, एक रेफरेंस है। आप जब भी कोई वजन नापेंगे तो आप 1 किलोग्राम के सापेक्ष नापेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका वजन 1 किलोग्राम का 50 गुना है। तो आपको एक संदर्भ की आवश्यकता होती है जिससे आप अपना वजन नाप सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोड विभव को नापने के लिए भी संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, क्या आपको पता है कि 1 किलोग्राम वजन क्या होता है? देखिए, फ्रांस के एक संग्रहालय में प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से बना हुआ एक बेलनाकार स्ट्रक्चर वहां रखी हुई है और हम सब ने उसका वजन 1 किलोग्राम मान लिया है। ठीक है ना? तो उसी तरह से जो संदर्भ इलेक्ट्रोड होते हैं उनका विभव हम मान लेंगे और उसे सब अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के जो संदर्भ इलेक्ट्रोड हैं उनमें एक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड। जो दो संदर्भ इलेक्ट्रोड हैं उनमें से एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE कहते हैं, और दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो हमारे सिलेबस में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी बनावट, इसको कैसे बनाया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक पात्र में 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर HCl विलयन को भर लिया जाता है। एक पात्र होगा जिसमें 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर HCl को भर लिया जाएगा। अब इस विलयन में प्लेटिनम के एक तार से जुड़ा हुआ प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एकांत क्षेत्रफल वाला
प्लेटिनम का एक चौकोर टुकड़ा डुबोया जाता है। देखो बच्चों, यहां क्या होगा कि आपके पास एक प्लेटिनम का तार होगा। इस तार के आगे की ओर एकांक क्षेत्रफल वाला प्लेटिनम का टुकड़ा होगा और इस टुकड़े पर प्लेटिनम ब्लैक को लेपित किया गया होगा। जो प्लेटिनम ब्लैक है ये एक क्रियाशील प्लेटिनम होता है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो एकांक यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप इसे मान लें। अब ये जो प्लेटिनम ब्लैक है, ये जो प्लेटिनम का जो तार है, इसको एक ग्लास जैकेट से ढक देते हैं। एक ग्लास जैकेट होगी जिससे हम इसको ढक देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि ये वायर कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जो भी अभिक्रिया होगी वो सिर्फ इस प्लेटिनम के टुकड़े पर होगी। अब देखिए, इस प्लेटिनम के टुकड़े को और इस प्लेटिनम वायर को एक दूसरे ग्लास जैकेट से ढक देते हैं जिसमें ऊपर की तरफ एक छिद्र होता है ऐसे ऊपर की तरफ, और यहां से हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास करेंगे 1 बार दाब पर। इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो पास होगी। अब क्योंकि जो तार है ये सारा का सारा एक ग्लास जैकेट से ढका हुआ है तो ये तो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जो ये प्लेटिनम का टुकड़ा है एकांक क्षेत्रफल वाला, ये इसके साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, इस पूरे एपरेटस को एक पात्र में डुबोया हुआ है और इस पात्र में 1 मोलर HCl विलयन भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? 1 मोलर HCl। देखिए, ये इसकी बनावट है। जो SHE है ये उसकी बनावट है। अब यदि आप इस SHE को किसी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें तो ये एक सेल की तरह से कार्य करने लगता है और उस सेल में इस SHE का अपचयन विभव 0.00 वोल्ट मान लिया गया। इसको सबने मान लिया कि इसका जो अपचयन विभव है वो 0.00 वोल्ट है। अब देखिए, जब आप इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक सेल बनाएंगे तो या तो ये एनोड की तरह से कार्य करेगा या फिर ये कैथोड की तरह से कार्य करेगा। ये दोनों तरह से कार्य कर सकता है, एनोड की तरह से भी और कैथोड की तरह से भी। अब देखिए, अगर ये एनोड की तरह से काम करता है तो इसमें ऑक्सीकरण होगा, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा और अपने आप को H आयन में बदल लेगा। ठीक है बच्चों। और यदि ये कैथोड की तरह से कार्य करता है तो H आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये H2 गैस में बदल जाएगा। देखो बच्चों, जो SHE है ये दोनों तरह से कार्य कर सकता है। ये एनोड का कार्य भी कर सकता है
ये कैथोड का कार्य भी कर सकता है। अगर एनोड का कार्य करेगा तो ये रिएक्शन होगी, अगर ये कैथोड का कार्य करेगा तो ये रिएक्शन होगी। तो आपको SHC के बारे में समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये क्या होती है? देखिए, आपके पास बहुत सारी धातुएं हैं और आपने इनके जो मानक अपचयन विभव हैं इनको आपने ज्ञात किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके। तो देखिए, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जितने भी आपके पास तत्व हैं, आयन हैं, यौगिक हैं, यदि आप उन सब के मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया, और उनको बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी इसको आप कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए, मैंने इसमें जो कुछ धातुएं हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, उनको उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो लिथियम है इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है और जो फ्लोरीन है उसका सबसे अधिक है। तो इस मानक अपचयन जो श्रेणी है इसका हमें क्या लाभ होगा, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, ये जो श्रेणी है इससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। जैसे लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम है। अभी मैंने आपको बताया था कि लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम है, -3.05। तो ये सबसे कम होने का अर्थ है कि जलीय माध्यम में ये प्रबलतम अपचायक है। जलीय माध्यम में लिथियम प्रबलतम अपचायक है। तो एक तो हमें जानकारी मिली। दूसरी तरफ जो फ्लोरीन है इसका आयनन विभव सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं कि ये 2.84 सबसे अधिक है। तो इसके कारण ये प्रबलतम आक्सीकारक है। ठीक है ना बच्चों? इसके अलावा यदि आप इस श्रेणी का उपयोग करो तो आप इससे किसी भी सेल का, जो आपको सेल दिया गया हो, उसका सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैथोड में से आप एनोड को माइनस करिए तो आपके पास सेल विभव आ जाएगा। ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए, यदि ये सेल विभव धनात्मक आता है तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया स्वतः होगी, और यदि ये निगेटिव आ जाता है तो अभिक्रिया अस्वतः होगी। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी सेल अभिक्रिया स्वतः होगी और कौन सी सेल अभिक्रिया अस्वतः होगी। तो यदि सेल विभव धनात्मक आता है तो अभिक्रिया स्वतः होगी, और यदि ये ऋणात्मक आता है तो सेल अभिक्रिया अस्वतः होगी, अपने आप नहीं हो सकती। देखिए, इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि जो धातुएं इस श्रेणी में ऊपर की तरफ हैं वो अपने से नीचे आने वाली धातुओं को उनके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देंगी। ठीक है ना? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि जो जिंक धातु है
वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ है और कॉपर धातु नीचे की तरफ है। तो यदि आप जिंक धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट विलयन से कराते हैं, तो क्योंकि जिंक धातु ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर को यहां से हटा देगी और इसकी जगह अपने आप ले लेगी, यानी यहां ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर धातु जिंक की जगह आ जाएगी। देखो बच्चों, यदि एक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु के विलयन से अभिक्रिया करती है तो ये उसको विस्थापित कर देगी। देखिए, यदि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक धातु की एक रोड रख दी तो जिंक धातु कॉपर धातु को विस्थापित कर देगी और जो विलयन का रंग है उसको परिवर्तित कर देगी। देखिए, जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग नीला होता है, जबकि जो जिंक सल्फेट है ये कलरलेस यानी सफेद होता है। लेकिन यदि आप इसका उल्टा कराएं, अगर आप कॉपर धातु की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ कराएं, तो क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है तो ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता और कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपको बात समझ में आई ना कि जो भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ होगी वो अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को उनके विलयनों में से विस्थापित कर देगी। ठीक है, आपको समझ में बात आई। चलिए मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, हाइड्रोजन हालांकि कोई धातु नहीं है, लेकिन फिर भी इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, यहां आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे सभी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं, देखिए इनमें खासतौर से कौन कौन है, इसमें कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो पानी में से, अम्लों में से, क्षारों में से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या गोल्ड है, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। ठीक है ना, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं और इसकी वजह से ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। तो आप इन 5 धातुओं को याद रखिएगा, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन को पानी में से विस्थापित नहीं कर सकती, अम्लों में से विस्थापित नहीं कर सकती और क्षारों में से विस्थापित नहीं कर सकती, जबकि जो बाकी शेष धातुएं हैं जो इससे ऊपर हैं वे ये विस्थापन का कार्य कर सकती हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझिए, ये आपके काम आएगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।